नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन और इस वक्त स्टडीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर कोदंडराम साहब, तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन, और जनाब आदिल मोहम्मद साहब, स्वराज अभियान के क़ायद, दोनों भी मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। और जैसा कि हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं किसानों के मसाइल से मुताल्लिक़ के इस वक्त जो मुल्क में सूखे की सूरत हाल, जैसा कि योगेंद्र यादव साहब ने कहा कि 1 जून से 30 सितंबर के दरमियान ये मानसून का जो नापा जाता है, इसमें तकरीबन 14% की इस मरतबा जो कमी देखी गई, इसकी वजह से किसान आज आत्महत्या करने पर, ख़ुदकुशी करने पर, सुसाइड करने पर मजबूर है। और रोज़ाना हम जब भी अखबार उठाते हैं कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हर अखबार में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में यह ज़रूर ख़बर आती है कि किसान ने फ़ला मुकाम पर क़र्ज़ के बोझ से ख़ुदकुशी की है। किस तरीके से किसान को इन चीज़ों से बाहर निकाला जाए, जबकि किसान एग्रीकल्चर समझिए कि हमारे मुल्क की एक बुनियादी जड़ें हैं। अगर समझिए यही मजबूत नहीं रहेंगी तो देश ज़ाहिर है तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को बैरूनी तौर पर अगर उसकी जो है लीपाथोपी करके बताया जाए दुनिया के सामने, तो ये मुनासिब और बेहतर नहीं है। बल्कि जो हमारी जड़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी योगेंद्र यादव साहब ने बताया, आपने भी अपने शुरू के स्टेटमेंट में जो कहा है कि जो वाक़यात हो रहे हैं मुल्क में और इस वक्त किसान हमारा परेशान है, आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से कि किस तरीके से किसानों को ख़ुदकुशी से रोका जा सकता है? 2-3 चीज़ें जो हमारे सामने हैं वो ये है कि ख़ास तौर पर जब किसान सूद पर रकम लेता है, वो सूद पर जब रकम उसे लौटानी होती है, तो ये जो समझिए कि सूद के देने कारोबार करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं इन किसानों को टॉर्चरिंग या समझिए कि उन पर प्रेशराइज डाल रहे हैं। किस तरीके से हुकूमत इसको रोक लगा सकती है? देखिए, ये जो रिप्रेजेंटेशन सारे स्टेट्स में दिए गए, 7 स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन दिया, आज हरियाणा में भी दिया जाएगा जी। उसके कॉमन अगर आप देखें तो कॉमन मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दा वही है कि हम चाहते हैं सब स्टेट गवर्नमेंट से, कर्नाटका में ऑलरेडी ड्रॉट डिक्लेयर किया गया डिस्ट्रिक्ट्स को, जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं उसको डिक्लेयर कर दी कर्नाटका गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट अभी भी नहीं की है, महाराष्ट्र नहीं की है जी, और दूसरे दीगर स्टेट्स में नहीं किया था। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमीडिएटली, जैसे योगेंद्र यादव ने जी कहा 30 सितंबर को हो गया था टाइम लैप्स, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है कि डिफिसिट है। ऑटोमेटिक कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट ऑटोमेटिक डिक्लेयर करेगी, ये लोग नहीं करते हैं। इससे पता लगता है कि फार्मर्स इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। बहुत बुरी बात है। ये हम चाहते हैं कि ड्रॉट डिक्लेयर कर दें डिस्ट्रिक्ट्स को और उसका जो पैकेज चालू हो जाए। दूसरी बात, जो रेन डिफिसिट एरियाज़ हैं उसमें क्रॉप लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। हम हमारी पूरे यात्रा में साहब भी पूरा एक डिस्ट्रिक्ट में साहब योगेंद्र भाई के साथ थे, और जो मुश्किलें देखें हम तेलंगाना में स्पेशली बयान से बाहर है। और कोई भी इंसान उसको सुनकर ये महसूस करेगा कि कितनी नाइंसाफ़ी इन फार्मर्स के साथ हो रही है। एक फार्मर जब लोन लेता है और लोन का जो कर्ज, आप जो लोन की बात कर रहे हैं 3%, 4%, 5%, कैन यू इमेजिन? ये क्यों जाता है? साहूकार के पास जाकर, प्राइवेट फाइनेंसर के पास जो जाकर लेता है, इसलिए जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि सिंगल विंडो जाकर वो अपना मसलों को और बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे या बग़ैर इंटरेस्ट पे उसको लोन नहीं मिलता, इसलिए वो अपने इन लोगों के पास जाकर फंस जाता है। आप इमेजिन कीजिए, एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट कंपनी भी 3%, 5% नहीं दे सकती है। वो दबाव में, सूद के दबाव में, वो 3 रुपया, कैन यू इमेजिन? 100 पे 3 रुपया महीना, साल का नहीं, महीना। तो ये उस पर दबाव। तो रेन डिफिसिट जो एरियाज है उस पे इसका प्रेशर आता है जी। तो इंश्योरेंस कवर, एक और हम बात, ये हमारे फाइंडिंग्स में हमने देखा कि बैंक डॉक्यूमेंट्स जो देता है फार्मर्स को, लोन, क्रॉप लोन रिन्यू करने के वक्त जब जाकर क्रॉप लोन रिन्यू करते तो उससे साइन करवा लेते। उसमें एक ऐसा पेपर भी होता है जो क्रॉप इंश्योरेंस का भी पेपर होता है जी, वो भी साइन होता है। आपको हैरत होंगी, ये आज के दौर में, ये मॉडर्न एज में, इंडियन सिस्टम में और ऑफिशियल अप्रूव्ड गवर्नमेंट बैंक्स में ये क्या होता है
कि उसको कोई डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स भी नहीं दी जाती, साइन लेते हैं और दी नहीं जाती। और जब क्रॉप का लॉस होता है तो मंडल में भेज देते उसको, मंडल से बैंक, बैंक से ऐसे जैसे वो होता है ना पेंडुलम जैसा, वो फार्मर की परेशानियों के अलग, दूसरी परेशानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जूझते हुए उस टूट जाता है। मेरी बात बिल्कुल मानिए आप बात कि उसकी फैमिली वो खुद टूट जाता है, टूट कर बेचारा ना उसको क्रॉप लॉस का पैसा मिल रहा है, ना कोई रिलीफ बैंक की जो असेंबली में भी यहाँ पर कहा गया, कोदंडराम जी ज़्यादा सही कह सकते हैं कि क्रॉप लोन जो लिया गया था उसको माफ़ करेगी गवर्नमेंट, बात करती है, अब तक कोई माफ़ नहीं हुआ। हमें कोई आदमी ऐसा नहीं मिला हमारे टूर में जिसको इंश्योरेंस मिला या जिसी का लोन माफ़ हुआ। दूसरी बात तो ये हम चाहते हैं कि किसी तरीके से कवर पक्की तरीके से लिजिटिमेट कवर हो और इस पर बाज़ाब्ता एक इन्वेस्टिगेशन हो कि ये चाहे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये होना चाहिए, वाइट पेपर आना चाहिए। बहरहाल जो आपके मैं समझता हूँ कि जो मुतालिबात हैं हुकूमतों को इस जानिब पर बहरहाल तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आप इस वक्त स्वराज अभियान चला रहे हैं, जय किसान आंदोलन जो इस वक्त आप चला रहे हैं किसानों के हित को लेकर, हम भी इसकी भरपूर तारीफ करते हैं कि बिल्कुल किसानों की मदद की इस वक्त ज़रूरत है। और जिस तरीके से सूखे से इस वक्त किसान परेशान हाल है और फिर क़र्ज़ के बोझ से वो समझिए कि मजबूर होकर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, इस पर ज़रूर उन्हें समझिए कि उनकी मदद के लिए हुकूमतों को आगे आने की ज़रूरत है और आपके जो मुतालिबात हैं उस पर ध्यान देने की, तवज्जो देने की हुकूमत को ज़रूरत है। कोदंडराम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बात की हमारे आदिल मोहम्मद साहब ने किसानों से हो रही इस वक्त नाइंसाफ़ी पर, मुल्क में इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अक़लियतों के साथ भी कुछ नाइंसाफ़ियाँ महसूस की जा रही हैं। अगर हम दादरी के इंसिडेंट को से लेकर अगर बात करें, बहुत सारे इशूज़, वक्त कम है लेकिन और ख़ास तौर पर हम अपनी रियासत की बात करें तो आले इनकाउंटर का जो वाक़या हुआ था, इससे भी कहीं ना कहीं अक़लियतों को समझिए कि ठेस पहुँची है और हुकूमत ने इस मामले पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया। हुकूमत से मुतालबा किया गया था CBI तहक़ीक़ात का और असम्बली में इस पर बहस की बात की गई थी, लेकिन बहरहाल ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, कहीं मरकज़ी सरकार खामोश हो जाती है तो कहीं रियासती हुकूमत भी समझिए कि खामोश हो जाती है। किस तरीके से अक़लियतों का समझिए एतमाद बहाल करे हुकूमतें? सबसे पहली बात हम ये याद रखना है कि जमहूरियत में सरकार की जिम्मेदारी है कानून की हिफाजत करना। बिल्कुल। तो कानून की हिफाजत की मतलब जो कानून पार्लियामेंट में बनता, असेंबली में बनता, ना सिर्फ वही कानून, लेकिन जो हमारा अहम इन सारी कानूनों की असल बुनियाद है वो तो दस्तूर है, तो उसको भी कायम करना, अमल में ले आना बहुत ही सरकार का एक फ़र्ज़ बनता है। जो कानून को टूटता है उन लोगों को सज़ा देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की अगर कोई आदमी, सरकार में जो काम करने वाले ऑफिसर हो या कोई आदमी भी हो, अगर उन्हें खुद अपने हाथ में अपने आप ये कानून को टूटता है तो क्या हमें विश्वास कहाँ रहता है? बिल्कुल टूट जाता है, जमहूरियत के ऊपर, दस्तूर के ऊपर विश्वास टूट जाता है। ये सही बात नहीं होता है, इसीलिए ये आलेर में जो हुआ इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। वरंगल का भी वो बच्ची को जो अरेस्ट करके जिस तरीके से उनके ताल्लुकात किए थे वो बिल्कुल गलत था। कोई इंसानियत की नाते भी ऐसे काम नहीं होना चाहिए। इन दोनों वाक़यात पर बहरहाल कहीं ना कहीं रद्द-ए-अमल ज़रूर हुआ है और ख़ासतौर पर जो हाल ही में तकरीबन 400 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, मैं समझता हूँ आप भी इसमें शामिल थे, इन्होंने एहतजाज किया लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारियाँ अमल में आई और इन्हें समझिए कि दिन भर पुलिस स्टेशनों में या जेल में महरूस रखा गया और बहरहाल बाद में रिहा किया गया। क्या आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत इस मामले में संजीदा है और वो समझिए कि इस पर कोई जवाब दे रही है, कोई कार्रवाई कर रही है? मेरे ख्याल में ऐसा तो कुछ नहीं होता। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को बुलाते हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होता है, लेकिन ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट से कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला। खासकर एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए था, लेकिन ऐसे कोई इंक्वायरी को गवर्नमेंट ने अभी किया ही नहीं। लेकिन इन सारे प्रोटेस्ट के वजह से जो आगे होने वाला है उसको अगर हम रोक सके, ये हमारा तहरीक का एक अचीवमेंट हो सकता है। तो ये हम कोशिश करना चाहिए इसको रोकने के लिए। ज़रूर ये बार मेरे ख्याल में एक अच्छा सा पूरी रियासत में एक प्रोटेस्ट आया है इनके खिलाफ में। जी
खुदा जी वक्त हमारे पास प्रोग्राम अख्तामी मराहिल में है, कम है। नेशनल इशूज़ पर हम दोबारा फिर कभी आपसे बात करेंगे। एक मरतबा फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो तेलंगाना की जो मौजूदा सरकार है, रियासत है, KCR साहब की जो हुकूमत है, इससे बुनियादी तौर पर इस वक्त आपके क्या मुतालबात हैं, किस चीज़ों पर उनको इस वक्त तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है? मैं 3 चीज़ों के ऊपर नज़र डालना बहुत ही ज़रूरी है। एक जो है बेरोज़गार को ख़त्म करना। नौजवान हमारे यहाँ ये लिबरलाइजेशन के वजह से इन लोगों का जो नौकरी मिलने का मौका कम हो गया, तो जल्द से जल्द इन लोगों को ज़्यादा नौकरी मिले। सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। जैसा मैंने कहा, घर में बैठकर बहुत सारे कारोबार करते थे, ये कारोबार का मौका भी बहुत कम हुआ। इसको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ में हैदराबाद में ऐसे कई इंडस्ट्रीज रहते थे जिसमें आम लोग जाके काम कर सकते थे, ये ख़त्म हो गए। और IT इंडस्ट्री में सब लोग काम नहीं कर सकते। आप इंग्लिश जानना ज़रूरी है, कंप्यूटर भी जानना ज़रूरी है, लेकिन आम लोग आलविन जैसा कंपनी में जाके काम कर सकते थे। ऐसा कंपनियों को बढ़ना। दूसरी बात जो है ज़राअत को मजबूत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है और उन लोगों का रोजी रोटी इसी से कमाते हैं। मेरे ख्याल में तीसरी बात बहुत ही अहम बात है, तालीम हो या हस्पताल हो, ये सरकार चलाना चाहिए। बहुत ही मुफ्त में ये पूरा सर्विसेज लोगों को, आम लोगों को मिलना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोदंडराम साहब, जो आपने हमारे पास वक्त निकाला और मालूमात हम तक पहुंचाई हैं। जो मुतालबात हैं बिल्कुल बुनियादी हैं और समझिए कि बहुत ही अहम हैं। सबसे पहले जो आपने कहा कि रोज़गार की जानिब हुकूमत तवज्जो दे, ज़राअत पर तवज्जो दे, लोगों की नौकरियों के ताल्लुक से और पर जो है ख़ास तौर पर तवज्जो दे। और आपने जो बात की है कि एजुकेशन और हेल्थ की, और ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने हुकूमत बनने से पहले इन जमातों ने आवाम से वादे किए हैं और इसी बुनियाद पर इन्हें समझिए कि हुकूमत मिली है और काफ़ी बहुमत से इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम के लिए ये तमाम चीज़ें जो जिसका भी कोदंडराम साहब ने जिक्र किया, इस पर तवज्जो दें। आखिर में मरतबा हम फिर जनाब आदिल उमर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपके स्वराज अभियान और ख़ासतौर पर किसान आंदोलन के लिए भी हम समझिए कि हमारी विशेष आपके साथ हैं कि हुकूमतें इस जानिब तवज्जो दें। और कोदंडराम जी, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र का आज यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं मुनसिफ TV। खुदा हाफ़िज़।